बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ कैट फास्ट ट्रैक क्लासेस के 9वें लेक्चर में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस लेक्चर में हम लॉ ऑफ एविडेंस कानून शहादत ऑर्डर 1984 इसको डिस्कस करेंगे। और लॉ कैट के अंदर जो इसका सिलेबस है वो इसकी जो वेटेज है वो 20 मार्क्स की है, और जो सिलेबस है वो पूरी की पूरी बुक है। इसमें टोटल जो है आर्टिकल 165 166 आर्टिकल्स हैं। 166 जो रिपील हो चुका, लेकिन टोटल 166 आर्टिकल हैं। लॉ ऑफ एविडेंस हो गया, जिसको कानून शहादत ऑर्डर 1984, इसमें 20 मार्क्स हैं। सीपीसी जो है उसके 20 मार्क्स हैं, और इसके अलावा जो सीआरपीसी और पीपीसी है इसके 20 मार्क्स हैं। तो इस लिहाज से अगर इसकी वेटेज देखें, उसके लिहाज से मार्क्स के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है। और हम लॉ गेट पेपर के लिहाज से देखेंगे कि इसके जो पोर्शन है कुछ खास है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे। वैसे अगर इसको थॉरली अगर करेंगे आर्टिकल बाय आर्टिकल तो मेरे ख्याल से मुश्किल है कि इसको हम 2 घंटे में कवर कर सकें। थोड़ा सा इसको इंट्रो ले लेते हैं, इसके बाद से शुरू करते हैं। बेसिकली इसके 3 पार्ट हैं कानून शहादत ऑर्डर की। नंबर 1 कि क्या रेलिवेंट है। नंबर 2 अगर जो रेलिवेंट जो है एविडेंस आया उसको प्रूव कैसे करना है। फिर तीसरा उसका इफेक्ट क्या होगा। ये 3 पार्ट पे जो है मुश्तमिल लॉ ऑफ एविडेंस है। बेसिकली जो कानून शहादत है उसके अंदर जो है हम 3 प्रिंसिपल पे खड़ा है। नंबर 1, एविडेंस जो शहादत आनी है वो किस पे आनी है, फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट, बस। इसके अलावा कोई भी शहादत कोई भी एविडेंस जो है वो इररेलिवेंट है, एडमिसिबल नहीं है। दूसरा, बेस्ट एविडेंस। रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस ये कहता है कि जो भी बेस्ट एविडेंस पार्टीज के पास मुश्तमिल है एविडेंस, वो प्राइमरी एविडेंस, तो वो प्रेजेंट करे कोर्ट के साथ। तीसरा रूल है इसका, हेयर से एविडेंस इज नो एविडेंस। हेयर से का मतलब होता है कि सुनी सुनाई बात, वो जो है एविडेंस एडमिसिबल नहीं है बिफोर दी कोर्ट। इससे पहले अगर हम बात करें लॉ ऑफ एविडेंस की अगर थोड़ी हिस्ट्री में बात करें तो जब सब कॉर्डिनेंट था, जब कॉलोनियल सिस्टम था, उस वक्त जो है 1872 लॉ ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो इनेक्ट था। पेरेंट लॉ जो है उसका यही है। इसके बाद जब पार्टीशन हो गई तो उसके बाद भी वो इनेक्ट रहा। और ज़िया के दौर में जब इस्लामाइजेशन हुई तो उस वक्त जो है देखा गया कि जो हमारे जो लॉ है प्रेजेंट, उनको इस्लामाइजेशन के तहत जो है ना कुरान और सुन्नह के तहत जो है उनको इनेक्ट किया जाए। तो उसके अंदर जो बेसिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट कानून शहादत था। तो लॉ इंडियन एविडेंस एक्ट को जो है कमीशन बनाया गया, उन्होंने इसको रिव्यू किया कि आया इसके अंदर कौन सी ऐसी कोई सेक्शन है जो कुरान और सुन्नह के खिलाफ है। तो उस कमीशन ने फिर अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा कि इसके जो ये इंडियन एविडेंस एक्ट है इसको हमने मुकम्मल तौर पे थॉरली देखा है, और एक बेस्ट मास्टर पीस है। ये जो बना हुआ है बेस्ट मास्टर पीस है। इसके अंदर सिवाय 1-2 जो आर्टिकल्स हैं, सेक्शन हैं, उसको सेक्शन चेंज आर्टिकल तो आपके वो उसको चेंज करने की ज़रूरत है। अदरवाइज जो है ये सारा का सारा एप्लीकेबल है, इसमें कोई भी कुरान सुनने के खिलाफ नहीं। तो इसका फिर क्या किया, इसके अंदर 166 जो अभी आर्टिकल्स हैं, पहले 165 थे, उसके अंदर 4 नए आर्टिकल डाले हैं। बाकी सारा का सारा जो है वो कानून शहादत ऑर्डर लॉ ऑफ एविडेंस इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 वाले को। मकसद ये था कि इसका प्रीएम्बल चेंज करना। प्रीएम्बल जब अब इसका क्या है, पहले इसका प्रीएम्बल ये था कि ये एक्ट जो कंसोलिडेट कर रहे हैं एविडेंस के बारे में। अब इसका प्रीएम्बल हम देखते हैं, तो वो देखें इसका, अगर आपके पास बेयर एक्ट नहीं है तो वो आप उसको निकाल लें PDF फाइल कि वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू रिवाइज अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉ ऑफ एविडेंस। ये था पुराना, जितना एविडेंस में इतना लिखा हुआ था। सो ब्रिंग इट कन्फॉर्मिटी विद द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम ले डाउन इन होली कुरान एंड सुन्ना। ये अब इसका प्रीएम्बल है कि कुरान और सुन्ना के अंदर रहते हुए जो शहादत हुई, जो कुरान सुन्ना के अंदर रहते हुए जो असूल होंगे, अगर कभी भी आर्टिकल्स के दरमियान कभी क्लैश आता है प्रीएम्बल और आर्टिकल के दरमियान, तो फिर प्रीएम्बल प्रीवेल करेगा, क्योंकि हमने इस प्रीएम्बल के रहते हुए ही अपने सारे के सारे जो एविडेंस हैं जो इसके अंदर आर्टिकल्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट करना है।
फिर इसको जो है 1984 के अंदर ज़िया ने जो है उस वक्त जो है वो डिक्टेटरशिप थी, जिसकी वजह से जो है ये एक ऑर्डर इसको कहते हैं। और इसमें एक आप देखेंगे चेंज कि हम जब इसके पढ़ते हैं सेक्शन नहीं पढ़ते, आर्टिकल्स पढ़ते हैं। तो ये एक वैसी एक रूल है कि जब डिक्टेटर के दौर में कोई भी कानून बनता है, एक तो वो जो है ना ऑर्डिनेंस होता है, दूसरा ऑर्डर। जैसे पुलिस आर्डर 2002 है, वो भी मुशर्रफ के दौर में बना था, उसको भी हम ऑर्डर कहते हैं। इसके अलावा जब ये है ऑर्डर कानून शहादत ऑर्डर, इसको भी हम ऑर्डर कहते हैं। और जो ऑर्डर है उनको हम आर्टिकल से पढ़ते हैं। एक ये भी कहते हैं जिसको आर्टिकल क्यों कहते हैं, सेक्शन क्यों नहीं पढ़ते, कॉन्स्टिट्यूशन को हम आर्टिकल बोलते हैं, इसको क्यों आर्टिकल पढ़ते हैं। तो ऑर्डर को जो है ना आर्टिकल्स के साथ पढ़ा जाता है। तो उसकी हम मिसाल देते हैं, जैसे पुलिस ऑर्डर है, उसको भी हम आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 सेक्शन नहीं पढ़ते, तो इसको भी हम आर्टिकल के साथ पढ़ते हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पहला जो है इसका वो है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, जिसके अंदर डेफिनेशन है। डेफिनेशन के अंदर जो है ना एक नहीं 2 या 3 क्वेश्चन, 20 में से 3 क्वेश्चन इसमें से आने ही आने हैं। अगर आप इसको डेफिनेशन को बगौर जो है इसको समझ लेते हैं तो इसके अंदर से 3 क्वेश्चन मस्ट हैं। अच्छा, मैं इसको पढ़ देता हूँ। आपके पास है पेरेंट? आप पेरेंट लेके आएंगे? आप नहीं करेंगे? अच्छा, मैं इसको पढ़ देता हूँ जल्दी से। इसकी अगर मैं वर्डिंग पढ़ूँ ऊपर से, नाउ देयरफॉर इन द परसुएंस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ 5 जुलाई 1970 एंड इज एक्सरसाइज ऑफ ऑल द पावर इनेबलिंग हिम। अब देखें यहाँ से इसकी लैंग्वेज से समझ लग रही है ऑल द पावर इनेबलिंग हिम, इसकी पावर नहीं है डिक्टेटर की, ये लेजिस्लेशन की पावर थी, इसको इनेबल इसने किया तो मुझे ताकत दी गई तो उसको मैं इस्तेमाल करके ये कानून बना रहा हूँ। हिम डैट बिहाफ, उसके बिहाफ पे, लेजिस्लेशन के बिहाफ पे मुझे पावर मिली है और मैं इस ऑर्डर को इन्फोर्स कर रहा हूँ। द प्रेजिडेंट इज प्लीज टू मेक द फॉलोइंग ऑर्डर। अब ये आ सकता है कि इसका नाम क्या है, तो आर्टिकल 1 के अंदर जो है इसका नाम लिखा हुआ दिस ऑर्डर में बी कॉल्ड कानून शहादत 1984। अब वहाँ लिखा हुआ दिस ऑर्डर में बी कॉल्ड कानून शहादत 1984, ऑर्डर नहीं लिखा हुआ, कानून शहादत 1984। ये सवाल पूछ सकता है कि इसका क्या नाम है, कानून शहादत ऑर्डर, कानून शहादत ऑर्डिनेंस, कानून शहादत एक्ट या नन ऑफ दिस, इस तरह पूछ सकता है। अब यहाँ लफ्ज़ मे का है, तो मे का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया यहाँ शैल क्यों नहीं किया, ये कर्टिसी में इस्तेमाल किया है। ये नहीं कि यहाँ कि मे इसके अलावा भी इसका कोई और नाम है, बस कर्टिसी में इस्तेमाल किया है। आगे इसकी एक्सटेंड इज एक्सटेंड टू होल पाकिस्तान एंड अप्लाइज टू ऑल द जुडिशल प्रोसीडिंग। एक तो ये कानून शहादत ऑर्डर नंबर 1 की ये किस किस पर एप्लीकेबल है, ये सिविल पे भी एप्लीकेबल है और क्रिमिनल कोड। अच्छा, या तो ये खुद बताएगा कि ये किस पर एप्लीकेबल नहीं, या किसी कानून स्पेशल लॉ में लिखा होगा। अब ये खुद क्या बता रहा है, नंबर 1 आर्बिट्रेशन, इस पर नहीं। जो फैमिली है, फैमिली कोड, उसकी सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि कानून शहादत ऑर्डर और CPC इस पर अप्लाई नहीं होती। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर ये किस किस पर अप्लाई होता है, किस पर नहीं अप्लाई होता। इट एक्सटेंड टू होल पाकिस्तान नंबर 1 एंड अप्लाइज टू ऑल द जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग हमने इसमें भी पढ़ेंगे। जुडिशियल प्रोसीडिंग मतलब ऐसी प्रोसीडिंग जिसमें एविडेंस रिकॉर्ड हो, एविडेंस जिसमें रिकॉर्ड हो, उस प्रोसीडिंग को हम जुडिशियल प्रोसीडिंग कहते हैं। इन बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग का मतलब आया अ कोर्ट मार्शल, मार्शल कोर्ट पे भी ये अप्लाई होगा कानून शहादत। ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल पे भी होगा। नंबर 2 दो हो गए। और अदर अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग जुडिशियल एंड क्वाज़ी जुडिशियल पावर और जुडिक्शन बट डज नॉट अप्लाई टू प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर। ये एक सवाल आता है कि ये मार्शल कोर्ट पे भी अप्लाई हो रहा है, ट्रिब्यूनल पे भी हो रहा है, क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसीडिंग पे भी हो रहा है, क्वाज़ी ट्रिब्यूनल पे भी हो रहा है, ऐसा किस पे नहीं हो रहा, आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग उस पर नहीं होता। आर्बिट्रेशन में तो मसाइल करवा रहा हूँ उस पर। एविडेंस का मतलब होता है कि इसके अंदर बता रहे थे कि एविडेंस की क्वालिफिकेशन क्या होगी, क्वांटिटी क्या होगी, उसका म्यार कैसे होगा, एडमिसिबल है कि नहीं है, उसको अगर एडमिसिबल कर दिया क्या उस पर रिलाय करते हुए क्या हम जो है कोर्ट डिसीजन कर सकती है। अब वहाँ पहली आर्बिट्रेशन में मसाइल तो हुई, तो इसलिए ये जो इसने जो है रूल बना रखे हैं ये एप्लीकेबल नहीं, इसने बता दिया। इट शैल कम इनटू फोर्स एक्ट 1। तो यहाँ से एक सवाल बन रहा है कि ये
किस पर अप्लाई नहीं होता, तो जवाब इसका है आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग। नंबर 2 इसकी आ रही है इंटरप्रिटेशन। हमेशा याद रखें, ये डेफिनेशन वाली क्लास होती है, इंटरप्रिटेशन की क्लास होती है। जो कानून ने कर लिख दी है इसकी इंटरप्रिटेशन इसके अंदर ही हमने करनी है, इसके अलावा नहीं जाना। जहाँ मीन्स लिख दिया, जो इसने कह दिया ना, जो एविडेंस की डेफिनेशन इसने कह दी, हमने यही माने। अगर इसके अलावा कहीं और है तो वो हम नहीं मानेंगे। इंटरप्रिटेशन में नंबर 1 आते हैं, इन दिस ऑर्डर अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। यहाँ लिखा हुआ है कि इन दिस ऑर्डर अनलेस, एनीथिंग रिपग्नेंट का मतलब था ना खुशगवार, रिपग्नेंट इन दिस सब्जेक्ट के यहाँ जो बता दिया गया है या इस सब्जेक्ट में और इस रेफरेंस टू कॉन्टेंट्स में, इसके अलावा अगर कोई और इससे कंट्राडिक्शन कर रही है तो वो नहीं मानी जाएगी अनलेस जब तक यही मानी जाएगी। परज्यूम यही कह जाएगी, यही मान जाएगी। यहाँ क्या कह रहे हैं, कोर्ट इंक्लूड का लफ्ज़ आया, मतलब इसके अलावा भी कहीं कोर्ट की अगर डेफिनेशन दी गई है तो वो भी मान ली जाएगी। All the judges and magistrate and all the person accept arbitration legally authorized to take evidence। कोर्ट का मतलब ये कह रहा है कि all the judges and magistrate and all the person accept arbitration, फिर वो arbitration उसको एक्सेप्शन दे देगी। आगे आया था डॉक्यूमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट मीन्स, यहाँ वो ये कह सकता है डॉक्यूमेंट इंक्लूड नहीं है, मीन्स है, मतलब एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। जो यहाँ डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन कह दी है, हमने इसी को ही मानना है, इसके अलावा इसकी कोई इंटरप्रिटेशन नहीं करनी। एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस, किसी शय पर कोई चीज़ लिखी हो, एक्सप्रेस हो रही हो, डिस्क्राइब की हो, पुरिंदा की हुई हो, बाय मीन्स ऑफ लेटर, अल्फाजों से, फिगर डिजिट से। अल्फाज रस्म में मतलब मैंने उर्दू में लिख रखा है डिजिट 1 2 3 या रोमन गिनती में, और मार्क्स, कोई मार्क बना रखा है, जैसे मैंने ज़रा का निशान बता रखा है या कोई और मार्क बना रखा है, एक्सप्लेनेटरी बना रखा है, पाई का निशान बना रखा है। और बाय मोर देन वन ऑफ द दोज मीन, एक या इसके अलावा और मीन्स कर रखे हैं, जैसे पिस्टल के ऊपर जो है वो किसी ने मार्क कर रखा है तो वो भी डॉक्यूमेंट के अंदर आएगा। कुनिंदा हुई चीज़ वो भी डॉक्यूमेंट के अंदर आएगा। अच्छा, बाय मोर देन इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जो इस्तेमाल हो सकती है फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग मैटर। ये था लफ्ज़ यहाँ किसके लिए, पर्पस रिकॉर्डिंग द मैटर। ऐसी कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको जो किस काम के लिए इस्तेमाल हो रहा हो कि उसको रिकॉर्ड करने के लिए, तो वो वाला डॉक्यूमेंट जो है कानून शहादत ऑर्डर के अंदर उसको डॉक्यूमेंट माना जाएगा। अब इसकी मिसाल समझते हैं। ए राइटिंग इज़ अ डॉक्यूमेंट, कह रहा ए जो है वो डॉक्यूमेंट लिखता है। नंबर 1 कौन कौन सा हो सकता है? वर्ड प्रिंटेड, लिथोग्राफी वो जो होता है वो ब्रीक सी वो उसके साथ लिखते हैं, क्या कहते हैं उसको, वाटर पेंट के साथ जो है ऊपर कानून के ऊपर क्या कहते हैं, सोराई के ऊपर जो है ना वो तुर्क वाले जो है ना ऊपर वो करते हैं, मीनाकारी से कर होते हैं, वो लिथोग्राफी से कहते हैं। फोटोग्राफ और डॉक्यूमेंट, जितनी भी चीज़ जो कुनिंदा हुई पड़ी है वो डॉक्यूमेंट कहलाएगी। सिंपल सी चीज़ है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग एनी मैटर, रिकॉर्ड के लिए रखी है। जैसे मैंने तस्वीरें रखी हुई हैं जो हम रखते थे, वो जो उसका वो जो दूसरी होती थी वो ब्लैक एंड वाइट सी जो उसके साथ रील मिलती थी, वो रिकॉर्ड के लिए हम रखते थे। अगर कभी मेरी ख़राब हो जाए दोबारा मैं इसको धुलवा कर लूँ तो वो डॉक्यूमेंट है। अ मैप एंड प्लान इज़ द डॉक्यूमेंट। उसके बाद अ कैरिकेचर इज़ द डॉक्यूमेंट। कैरिकेचर मतलब कार्टून बनाना जो है वो भी एक डॉक्यूमेंट है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो डॉक्यूमेंट कहलाएंगे, या तो नंबर 1 लेटर, फिगर या उस पर कुनिंदा हुआ हो, और किस मकसद के लिए, फॉर रिकॉर्डिंग द मैटर, कोई भी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आता है तो उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं। अब इसमें ज़रूरी नहीं था कि कागज़ पे ही हो, दरख्त पर किसी छाल ने निशान बना रखा है वो डॉक्यूमेंट है, किसी पर्पज़ के लिए, यहाँ से गुजरने के लिए, भाई ये निशानी है, इधर को जाना है उधर को जाना है। आगे आए थे जी एविडेंस की डेफिनेशन। एविडेंस क्या है? एविडेंस इंक्लूड, यहाँ लफ्ज़ आ रहा है इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब दोबारा बता दूँ, मतलब यहाँ जो बता रखा है इसके अलावा कहीं और भी डेफिनेशन होगी तो वो भी मानी जाएगी, एक्सप्रेसली वो कंट्राडिक्ट ना कर रही हो। ऑल द स्टेटमेंट विच द कोर्ट परमिट्स, तमाम की तमाम जो स्टेटमेंट हैं विच द कोर्ट परमिट आर रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर इट बाय द विटनेस इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, सच स्टेटमेंट आर कॉल्ड ओरल एविडेंस। दो चीज़ें, कोर्ट जिस चीज़ को परमिट कर रही हो या कोर्ट जिस चीज़ को रिक्वायर कर रही हो कि इसके बारे में एविडेंस आए, विटनेस देता है उस रेलिवेंट फैक्ट इन इशू के बारे में, तो
उसको हम ओरल एविडेंस कहेंगे। दो किस्म की एविडेंस हैं, ओरल और दूसरी डॉक्यूमेंट्री। नंबर 1 ओरल को हम डिस्कस कर लिए। नंबर 2 ऑल द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, सच डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जैसे मैंने स्टाम्प पेपर लिखा हुआ, वो डॉक्यूमेंट मैंने साथ लगा दिया, मैंने कोई मुआहदा कर रहा था वो डॉक्यूमेंट लगा दिया, मैंने चेक लिखा, कोई भी डॉक्यूमेंट है वो सारा का सारे डॉक्यूमेंट। और जैसे मिसाल के तौर पर पिस्टल बरामद हुआ, उसके ऊपर जो है ना निशान लगे पड़े, तो ये भी डॉक्यूमेंट के तौर पर जो पेश करें। अच्छा फैक्ट्स, आगे फैक्ट के फैक्ट इंक्लूड, फैक्ट क्या है? एनीथिंग स्टेट ऑफ माइंड एंड रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव बाय द सन। हवा से खमसा से कोई भी चीज़ को परसीव करना फैक्ट कहलाता है। सिंपल से डेफिनेशन लिया। लॉ की नज़र में फैक्ट क्या है? सुनी सुनाई बात नहीं, हवा से कम, जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, जो चीज़ मैं सुन रहा हूँ, जो चीज़ मैं महसूस कर रहा हूँ, ये है फैक्ट। यहाँ बम ब्लास्ट हुआ कहीं भी तो वहाँ उसकी स्मेल आ रही है, तो ये क्या फैक्ट है कि मैंने इसको स्मेल को सूंघ रहा हूँ, मैंने इसको टच किया, ये फैक्ट। जो चीज़ हवा से खमसा में नहीं आ रही वो फैक्ट नहीं। सिंपल सी डेफिनेशन इसकी, जो चीज़ हवा से खमसा में नहीं आ रही वो फैक्ट नहीं है। दूसरी उसके बाद उसने बताई है, नंबर 1 फैक्ट का मतलब ये है कि एवरीथिंग विच आर परसीव बाय द 5 सेंसेस, और दूसरी एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। उसकी स्टेट ऑफ माइंड भी जो है, जो उसका चल रहा है, वो भी फैक्ट के तौर पर हम कहेंगे ये भी फैक्ट है जी। ये ऐसे गुस्से से देख रहा था, ये फैक्ट है, ये इस तरह देख रहा था, ये इसको मशकूक अंदाज से चल रहा था, ये फैक्ट है। लो जी, इसके अंदर आगे जो आ रही हैं इलिस्ट्रेशन, वो कभी कभार इस तरह पूछ लेता है, कभी कभार इलिस्ट्रेशन से भी पूछ लेता है कि क्या ये फैक्ट है। जैसे दैट अ मैन हर्ड अ सॉ समथिंग इज अ फैक्ट, ये फैक्ट है। द मैन हैज़ अ सर्टेन रेपुटेशन इज अ फैक्ट। इसके अलावा वो कह रहा है जब देयर इज एनी सर्टेन ऑब्जेक्ट अरेंज इन द सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इज द फैक्ट। तो ये सारे के सारे फैक्ट। अब इसके अंदर उसने लिखा हुआ है कि जैसे ये जो आजकल जो ऑटोमेटेड जो हैं जनरेटेड, जैसे हम जाते हैं यहाँ से FIR निकलवाते हैं, दिस FIR नॉट नीड टू बी सिग्नेचर, तो वो कंप्यूटराइज है, तो कंप्यूटराइज तो उसको भी फैक्ट ही माना जाएगा, उसको भी जो है ना फैक्ट माना जाएगा, तो भाई वो एडमिसिबल होएगी, ये इस पर साइन नहीं हुए पड़े। जो कंप्यूटराइज साइन है वो भी ऐसे ही समझा जाएगा जैसे असल बंदे ने कहा था। तो ये जितनी भी डिग्रियों पे जो साइन हुए होते हैं कंप्यूटराइज होते हैं सारे, वो एक बार ही करता है। ये तो नहीं चांसलर रद्दी के रद्दी उसके सामने रख दिए तो वो साइन नहीं करे जा रहा, वो एक बार उसने कर दी है, उसके बाद कंप्यूटराइज उसके साइन हो रहा है तो वो भी माने जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है कि अमेंडमेंट जो है ये 2002 में जो आई थी, इसको पहले जो है कंप्यूटराइज जो इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस से जो सिग्नेचर है इनको माना नहीं जाता था, अब इसमें लिख दिया था एक्सप्रेशन ऑटोमेटेड, ये भी पूछ सकता है ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, सिक्योरिटी procedure shall bear meaning given the electronic transaction ordinance 2002 expression certificate where the context and admit include the meaning given in the electronic transaction ordinance 2002 के तहत जो है जो ऑर्डिनेंस आया हुआ है उसको इसके साथ रिलेट करके कहा है कि उसमें जो भी डॉक्यूमेंट जो होंगे वो कानून शहादत के अंदर एडमिसिबल होंगे, एज एविडेंस हम पेश कर सकते हैं। अच्छा इसके बाद जो है उसने कहा है रेलिवेंट फैक्ट क्या होता है, फैक्टिव इशू क्या होता है। अच्छा इसके बाद ये जो है ना मैं इस पे आ जाता हूँ कि टू बी प्रूव, बी डिसप्रूव, नॉट टू बी प्रूव। ये जो है अगर आपके पास PDF अगर आपने खोला हुआ है तो ये मेरे आर्टिकल 2 सब क्लास जो है वो 4 है, इसके अंदर से एक सवाल आ जाता है फैक्ट जो है क्या कहलाएगा, ये प्रूव हो चुका है, फैक्ट क्या कहलाएगा वो डिसप्रूव हो गया है, वो फैक्ट क्या कहलाएगा जो नॉट टू बी प्रूव है। मैंने यहाँ एक छोटा सा यहाँ बनाया था, एविडेंस क्या होता है और प्रूव क्या होता है। एविडेंस का मतलब है सपोर्ट का क्लेम, कोई भी आप क्लेम कर रहे हैं उसके सपोर्ट करने के लिए कोई चीज़ आपने कोई भी आपने एविडेंस दे रही है, कोई चीज़ दे रही है, वो एविडेंस है। उस एविडेंस पर रिलाय करके कोर्ट आपके हक में फैसला कर दिया, कंफर्म कर दी गई ये जो क्लेम है, ये प्रूफ मिल गया है कि भाई हाँ आया, ये बिल्कुल सही कह रहा है। मिसाल के तौर पर मैंने एक चेक पेश किया कि जी एविडेंस के तौर पर ये इस बंदे ने साइन किया था, मुझे दिया था, ये मेरे पास एविडेंस है, उस पर रिलाय करते हुए कोर्ट फैसला करे वो प्रूफ बन जाएगा, ये मेरे पास प्रूफ है। तो इस एविडेंस पर रिलाय करके वो अगर वो मैं साबित कर देता हूँ अपना क्लेम तो वो फिर प्रूफ है। तो मैंने इसको लिख दिया इट्स फॉर द क्लेम प्रूफ है, इट कन्फर्म द क्लेम। जो कन्फर्म कर दे वो प्रूफ कहलाता है, जो सपोर्ट करे वो अभी एविडेंस है। तो यहाँ लिखा हुआ ना प्रूफ, डिसप्रूव और नॉट प्रूफ।
प्रूफ ये है कि अगर जो है कोई भी आपने एविडेंस पेश किया है और उस पर जो है रिलाई करते हुए जो कंट्राडिक्शन नहीं आई और कोर्ट उस पर रिलाई कर लेती है वो प्रूव्ड है, और एक जो फैक्ट आपने पेश किया है अगर कोर्ट उस पर रिलाई नहीं कर रही तो वो डिसप्रूव्ड हो गया। अब ये नॉट टू बी प्रूव क्या है, डिसप्रूव और नॉट टू बी प्रूव। नॉट टू बी प्रूव का मतलब जिस पर एक बंदे ने पेश किया, दूसरे ने उस पर इख्तलाफ भी नहीं उठाया, दूसरे ने उस पर कंट्राडिक्शन भी नहीं की, तो वो नॉट टू बी प्रूव है। उस एक मैंने एविडेंस पेश किया कि ये डॉक्यूमेंट इसने चेक जो है ना वो मुझे दिया, ए ने चेक जो है एविडेंस के तौर पर कोर्ट में दे गया, बी ने उसको कंट्राडिक्शन ही नहीं की, खामोश है उस पर, तो वो कहलाया जाएगा प्रूव्ड भी नहीं, नॉट प्रूव, नॉट टू बी प्रूव, डिसप्रूव भी नहीं हुआ, कोई आपने डिसप्रूव नहीं किया तो उसको नॉट प्रूव कहेंगे। मैं इसको पढ़ देता हूँ। अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर बिफोर इट द कोर्ट ईदर बिलीव इट टू एग्जिस्ट, कि कोर्ट ये बिलीव कर ले कि ये एग्जिस्ट करता है, और कंसिडर इस एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल द प्रूडेंट मैन और टू अंडर सर्कमस्टांसेस ऑफ द पर्टिकुलर केस टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट इट एग्जिस्ट। कह रहा है कि कोर्ट ये नंबर 1 कि ये बिलीव कर ले ये एग्जिस्ट करता है, नंबर 2 एक ऑर्डिनरी मैन इस हालातों वाक़यात में यही समझे कि हाँ हाँ ये जो है ना एग्जिस्ट कर रहा है। कोर्ट के अलावा भी अगर एक ऑर्डिनरी मैन को बुलाया जाए तो वो भी यही कहे कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस तरह के फैक्ट एविडेंस को या फैक्ट को प्रूव्ड कहा जाएगा। और दूसरा, अ फैक्ट इज सेट टू बी डिसप्रूव व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर। कंसिडरिंग द मैटर ये कि उसको कोर्ट देखे, उसको जांच पड़ताल करे, उसको उसकी देखे कि आइदर ये फोर्जरी तो नहीं है डॉक्यूमेंट, सारा देखने के बाद रीज़न टू बिलीव वो ये करे इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये डॉक्यूमेंट है ही नहीं सही, तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो डिसप्रूव कहलाएगा। और अ फैक्ट इज सेट नॉट टू बी प्रूव व्हेन इट इज़ नीदर प्रूव नॉट डिसप्रूव। तो इस पर जो है बहुत कन्फ्यूजन होती है कि ये डिसप्रूव और नॉट टू बी प्रूव का मतलब क्या है। डिसप्रूव ये कि जिसने कोर्ट पे इसको कहा ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, और एक फैक्ट मैंने पेश किया और वो नीदर प्रूव नॉट डिसप्रूव, ना तो प्रूव हुआ ना डिसप्रूव, लेकिन वहाँ है अभी आगे जाकर उसको मतलब फाइल का हिस्सा है वो फैक्ट जो है फाइल का हिस्सा है, तो वो उसको कहेंगे नॉट टू बी प्रूव। ये था। इसके बाद है whether it is provided the order that the court may presume a fact it may be either regard as such a fact। अब ये जो है ना may presume, shall presume और एक है conclusive proof, बस इसको यहीं से मतलब वहाँ वर्डिंग पढ़ने से समझ लगे। may presume हो गया, shall हो गया, और एक है conclusive। एक तो हमने फैक्ट की बात की, अब हम फैक्ट और प्रजम्पशन में क्या फर्क है। फैक्ट जो हवासे खमसा से परसीव किया जाए वो फैक्ट कहलाता है। प्रजम्पशन प्रज्यूम किया जाता है, अगर इस तरह होता तो इस तरह हो जाता, प्रजम्पशन लगा रहा हूँ। तो और इस लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर बड़ी चीज़ें यहाँ प्रजम्पशन पे आएगी रेलिवेंट। अगर ये वहाँ गया तो प्रज्यूम यही किया जाए कि वही बनता है। मिसाल के तौर पर एक इसके अंदर मिसाल दी गई, इसकी इलस्ट्रेशन दी गई, इसी की पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन कि एक बंदा है वो सीरीज ऑफ उसने मकान लिए हुए हैं और सारों के सारे जो है इसकी इंश्योरेंस करवा रखे हैं, और उसके बाद वो क्या कर हारे को आग लगा लगा कर जो है ना इंश्योरेंस और कंपनी से क्लेम कर रहा है कि मुझे पैसे दो। अब क्या है उसका एक घर को आग लगी वो सेम तरीके से लग रही, दूसरे को आग लग रही वो भी सेम तरीके से लग रही है। तो फिर ये समझा जाएगा, प्रज्यूम ये किया जाएगा कि ये जो आग लग रही है ये इंसिडेंटल, ये हादसाती नहीं हो रही कि ये इंटेंशनली लगा रहा है। तो प्रज्यूम निकाला ना, प्रजम्पशन यहाँ से निकाली, अगर एक को लग रही दो को लग रही कि इसी के घर को आग क्यों नहीं लग रही, दूसरों के घर पे क्यों नहीं लग रही, प्रजम्पशन मैं कर रहा हूँ। तो अगर इस कानूनी शहादत के अंदर जहाँ मैं प्रज्यूम है तो कोर्ट उस पर रिबट करेगी, रिबट कर शैल जो है यहाँ मैंडेटरी आ गई इस पे भी। और इसके बाद ये दोनों पे जो है रिबटेबल है, ये दोनों का दोनों है रिबटेबल, इसके रिबट कर सकते हैं। ये है इररिबटेबल, ये आर्टिकल 128 है कानून शाहबहार, इसके अंदर जो कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में इसकी जो मिसाल है। जब एक बार इस पर अगर कोई प्रूफ आ गया आर्टिकल 128 के ऊपर, इस पर रिबट नहीं होगा, इररिबटेबल है, ये बाहर है। बाकी ये दोनों प्रजम्पशन दो किस्म के होते हैं, प्रजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रजम्पशन ऑफ लॉ। फिर मे प्रज्यूम, शैल प्रज्यूम, फिर रिबटेबल, इररिबटेबल, ये दोनों के दोनों रिबटेबल हैं
और ये कंक्लूसिव प्रूफ जो है वो इररिबटेबल है। आर्टिकल 128 के अंदर जो बता दिया कि एक बार अगर ये कोई एक बच्चा जो है वो अगर 2 साल के अंदर जो है निकाह तलाक के बाद या इद्दत के बाद भी अगर 2 साल के अंदर अंदर पैदा हो रहा है तो प्रज्यूम यही किया जाएगा कि उसी का ये बच्चा है जो जिसके साथ उसकी पहले जिसकी शादी हुई थी। तो इस पर जो है ना कोर्ट कहेगी इस पर आप एविडेंस नहीं लाना, ये कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा, इस पर कोई रिबट नहीं करना है इस पर, तो ये है सिर्फ। तो इस तरह वैसे सवाल पूछ भी सकता है कि कंक्लूसिव प्रूफ की क्या मिसाल है लॉ ऑफ एविडेंस। चलो ये तो मुश्किल, लेकिन ये था कि ये पूछ सकता है कि कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है, रिबटेबल है या इरिबटेबल है, इस तरह। तो ये हमारी जो डेफिनेशन है ये मुकम्मल हो गई है। इसके अंदर जो है इम्पोर्टेंट कौन सी थी, एक तो थी डॉक्यूमेंट और एक है फैक्ट और एक है एविडेंस। ये तीन जो है इसके अंदर जो है वो जो इसके अंदर जो है ना वो इम्पोर्टेंट थी। तो अगर फैक्ट के बारे में पूछें तो फैक्ट क्या अभी हमने डिस्कस किया है। फैक्ट क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, हर वो चीज़ जो हवासे खमसा से परसीव की जाए वो फैक्ट कहलाता है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम एक डॉक्यूमेंट की बात करें कि जो है पानी के ऊपर जो है किसी ने स्प्रे मार कर जो है ना वो निशान बना दिया, तो क्या ये डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आएगा? जी बताएं। पानी के ऊपर जो है ना किसी को बताने के लिए स्प्रे के साथ ऐसे दो लिख दिया, कुछ लिख दिया, कोई निशान लिख दिया, तो क्या वो डॉक्यूमेंट में आएगा? बताएं ना, नहीं आएगा। हम कुछ बोलेंगे तो फिर हाँ या ना, दो ही बातें ना इसके अंदर, आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, इसमें वो कुछ रिकॉर्ड करना चाह रहा है ना, किसी को कुछ बताना चाह रहा है, तो वैसे ही देख रहा हो तो कोई नहीं है, लेकिन उसने किसी को बताना चाह रहा तो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आएगा वो। जैसे इसके अंदर है कि एक फानूस के ऊपर जो है लिथोग्राफी का काम हुआ पड़ा है और उस पर उसने कोई निशान लगा दिया किसी को बताने के लिए, कोई कोड लिखा हुआ है, तो क्या वो डॉक्यूमेंट पे आएगा? एक सुराही पर मैंने जो है वो कुछ लिख दिया है लिथोग्राफी के जरिए, तो क्या वो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आएगा? हाँ, एमसी को जैसे ही आने वहाँ, जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप लगा देंगे। अच्छा, अब हम डेफिनेशन पे आ गए हैं, तो ये मैं इसको मिटा देता हूँ। जो अब इसके 3 पोर्शन है उसको हम फटाफट से डिस्कस करेंगे, जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। Who may testify? ये आर्टिकल 3 और आर्टिकल 70 ये क्वालिटी ऑफ विटनेस के बारे में डिस्कस करता है और ये क्वांटिटी के बारे में। ये पहले नंबर 1, कौन शहादत दे सकता है, विटनेस के तौर पर कौन आ सकता है? ये सवाल आया है, इसी की तरह आया था, इसकी वर्डिंग ऐसे लिखी थी, उसने कर दिया डैश पर्सन शेल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, ऑल पर्सन, मेजर पर्सन, माइनर पर्सन या ऑल ऑफ दीज। तो अब बताएं कि कोई भी बंदा जो है वो टेस्टिफाई करने के लिए, अब शहादत देने के लिए आ सकता है? ऐसे आएगा, हाँ या ना, उसके बाद पढ़ेंगे, यही सामने लिखा। जी जी, अपना फोकर साहब बताएं। हाँ, सारे बंदे शहादत दे सकते हैं? दुनिया में जितने भी बंदे नहीं दे सकते, सारे के सारे दे सकते। लॉ ये कहता है अनलेस, आगे बात करके ऑल द पर्सन शेल बी, अगर जिसका PDF खोल रहे हैं, ऑल द पर्सन शेल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, जितने भी पर्सन है वो टेस्टिफाई। और पर्सन की डेफिनेशन हमने PPC के अंदर पढ़े, पर्सन में दोनों ही आते हैं, मेल फीमेल, सारों को जोड़ दें, जितने भी हैं सब उसमें आ जाते हैं। ऑल द पर्सन शेल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई अनलेस, अब ये ऑल पर्सन से खाली जगह छोड़ के MC कुछ दिया था, जैसे आपने बताया मेजर, आपने इन्होंने बताया जो है, आपने क्या बताया कॉम्पिटेंट तो बीच में है ही था, तो ऑल द पर्सन। तो इस तरह उसने पूछा था सवाल कि सारे के सारे जो हैं वो विटनेस टेस्टिफाई हो सकते हैं अनलेस अब बोलते हैं क्या, कोर्ट कंसिडर दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग। नंबर 1, कौन बंदा टेस्टिफाई नहीं एज ए विटनेस नहीं आ सकता? जो जिससे उसे सवाल पूछ रहा है उसको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। अब ये 2 किस्म की हो सकती हैं, ये तो तफसील की बात है। नंबर 1, एक साउंड माइंड भी है लेकिन उसको लातीनी ज़बान का वो बंदा बोलने वाला और यहाँ आके इंग्लिश वो नहीं उसको समझ लग रही तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, तो इस तरह का ये नहीं तो पागल होएगा तो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। ये भी हो सकता है जैसे कोई सराइकी बंदा है, उसके सामने उर्दू में कोई मैं सवाल पूछ रहा हूँ, नहीं समझ लगे तो उसको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा। नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन नहीं, वो पुट टू देम, जब उसके सामने किया जाता है तो वो समझ नहीं पाता। नंबर 1। नंबर 2,
और लिखा हुआ फ्रॉम गिविंग रैशनल आंसर, सवाल किया गया उसका सही जवाब नहीं दे रहा, वह सवाल कुछ और पूछा और जवाब कुछ और दे जा रहा है। इस तरह के सवाल तो उसने जवाब कुछ और दे जा रहा है, तो इस तरह के बंदा भी जो है वो विटनेस एज ए विटनेस नहीं आ सकता। नंबर 2 हो गया बाय टेंडर एयर, बहुत उसकी एज बहुत ज़्यादा हो गई, टेंडर एयर बहुत ज़्यादा एज का हो गया, 75-70 साल का हुआ पड़ा, तो उस तरह का एक्सट्रीम ओल्ड बूढ़ा हो गया बेचारा, उसकी मेमोरी भी लॉस हुई हुई और वो हालात वाक़यात को जो है सही तरह जो है परसीव नहीं कर पा रहा। फिर उसके बाद डिजीज़, कोई इस तरह की मोहलिक बीमारी लग पड़ी है कि उसके हवासे खमसा जो है ना वो डिस्टर्ब हुए पड़े हैं, जिसमें वो बाइक यानी वो ये जो बीमारियां हैं मेंटल बीमारियां, इसमें कौन कौन सी आती है इसके अंदर, इस तरह की बीमारी में कोई लाग हो गया, वेदर ऑफ बॉडी और माइंड, मेंटली तौर पर या जिस्मानी तौर पर, और एनी अदर काज फॉर अ सेम काइंड। अब इसमें देखिए सारी बताने के बाद फिर एक और इसके अंदर लेविश दे दिया, और अदर काज जिसकी वजह से कोई भी काज हो जिसकी वजह से ना वो अंडरस्टैंडिंग कर रहा हो ना रैशनल जवाब दे रहा हो, तो अगर वो कोई भी काज हो सकती है तो उसके अंदर वो उसकी एज ए विटनेस वो टेस्टिफाइंग हो सकता है। तो इसमें से एक सवाल आ सकता है, एक इसमें से या एक इसमें, या इसमें से ना आए तो इसमें से एक सवाल आ जाएगा। पीछे डेफिनेशन में 2 तो आनी है, तीसरा यहाँ से आ जाएगा। ठीक है जी, कितने कितने में नंबर 1 उस पर सवाल कर रहा हो तो वो सवाल को समझे ना, नंबर 2 रैशनल जवाब ना दे, नंबर 3 टेंडर एज हो, नंबर 4 ओल्ड एज हो जाए, नंबर 5 उसको कोई इस तरह की बीमारी लग पड़ी है कि वो बॉडी की या जिस्मानी तौर पर कि वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहा, और एनी अदर कॉज। अच्छा आगे प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइजो आ गई है, जनरल रूल के बाद एक्सेप्शन होती है। एवरी जनरल रूल हैव एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब या कोई नई चीज़ बता रहा है या बार लगा रहा है पिछली को। प्रोवाइडेड दैट इसको प्रोवाइजो कहते हैं। A person shall not be competent to testify if he has been convicted by the court for perjury and giving a false evidence। अब वो कह रहा है वो बंदा तो ठीक है, साउंड माइंड भी है, रैशनल भी है, सही जवाब भी दे रहा है, टेंडर एज भी नहीं है, अब प्रोवाइजो दे दी, सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन परजरी का मतलब झूठा उस पर डिक्लेयर कर देगी, ये झूठा आदमी है, ये झूठी गवाहियाँ देता है, चाहे वो सच भी बोल रहा होगा, वही शेर वाली बात पे पहली बार दूसरी बार जब उसको डिक्लेयर होगा है ही झूठा, उस पर कोई उसकी बात का मतलब चाहे वो सच जितना मर्जी बोल रहा हो, कसमें खाता रहे, उन्होंने नहीं तुम आप झूठे करार कर। हाँ अब इसमें फिर एक्सेप्शन आ जाएगी अगर वो अपना रास्ता चेंज कर लेता है, जो हमें तोबा करके अमेंड कर लिया अपना रास्ता, अगर वो कर लेता है तो फिर उसकी गवाही को मान लिया जाएगा। सर ये कैसे तयन होगा? हाँ ये कैसे तयन होगा कि ये कोई सर्टिफिकेट तो नहीं आना कि भाई मैं सच्चा हो गया हूँ, कि 5-6 अफराद माशरे से पता लगता है। हम किसी का अगर किसी करेक्टर जानना तो किससे पूछते हैं ये बंदा कैसा है, उसने हाँ अब उसने क्या किया कि डिक्लेयर कर दिया कि मैंने आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं सच्ची बात करूँगा, और उसका कंडक्ट भी ये बता रहा है मामलात के अंदर, जैसे किसी का पैसे नहीं खा रहा, वो किसी का जो है ना हक नहीं खा रहा, किसी के साथ ऐसे काम नहीं कर रहा, वो उसका करेक्टर बताएगा कि क्या आया कि भाई वो अमेंड कर लिया उसने अपना रास्ता। तो ये क्या जी जी झूठा डिक्लेयर कैसे होता है? झूठा, ये जैसे 182 की कार्रवाई होती है पुलिस वाले जो कहते हैं गवाही फिर दोबारा नहीं होती। हाँ हो गई झूठ बोल रहा है, 182 की हाँ तो झूठा झूठा डिक्लेयर हो गया एक बारी, अब झूठा डिक्लेयर हो गया कि एक बारी कि भाई झूठ बोलता है, इस पर बाद में अमल दरामद नहीं करेगा, फिर भी अगर वो दोबारा ले आता तो फिर देखा जाएगा कि आया वो वाक़या हुआ कि भी नहीं हुआ। अब ये नहीं कि कहीं मोड़ लग गई, लेकिन एक बारी अगर इस तरह का बंदा तो उसकी एविडेंस नहीं ली जाएगी, जनरल ये कह रहा है। एक्सेप्शन के अपने वो रास्ता तब्दील कर ले, अपना वो रवैया या अपना करेक्टर चेंज कर ले। प्रोवाइडर फॉर द प्रोविजन फॉर द फर्स्ट प्रोवाइडर शैल नॉट बी अप्लाई पर्सन अबाउट whom the court is satisfied that he has repented thereafter and amended his way। तो वो अपना रास्ता चेंज कर लेता या अपना रवैया चेंज कर लेता। आगे फिर प्रोवाइजो आ गई है, प्रोवाइजो फॉर द डेट the court shall determine the competence of the witness in accordance with the qualification prescribed by the injunction of the Islam laid down in the Holy Quran and the Sunnah। ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। फिर एक और प्रोविजन लगा दी कि फिर उसकी जो है कम्पिटेंसी जो है क्वालिफिकेशन वो कुरान और सुन्ना के मुताबिक भी उसमें भी जाने उस फिल्ट्रेशन से भी उसने गुजरना। अब वो क्या है, वो है तज़कियतुश शुहूद। तज़कियतुश शुहूद क्या है, नंबर 1 कि वो सच बोलता हो, नंबर 1 उसका किरदार अच्छा हो, आई साइट ठीक हो उसकी, और मेमोरी ठीक हो उसकी, और उसके बाद उसका आम यही हो कि भाई ये बंदा जो है ठीक है, ये सोम सलात का जो है पाबंद है, इस तरह का इसका करैक्टर है, तो फिर उसकी गवाही ली जाएगी। अब ये तज़कियतुश शुहूद, ये तज़कियतुश शुहूद हम ज़्यादा बेसिकली जो है ना वो जो हदूद ऑर्डिनेंस हैं, हदूद लॉ हैं, या जिसमें हद लगानी होती है, तो उसमें तज़कियतुश शुहूद पे जो गवाह जो है पूरा उतरेगा उसकी विटनेस एज अ टेस्टिफिकेशन टेस्टिफाई ली जाएगी, टेस्टिमनी ली जाएगी, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
आगे जी एक्सप्लेनेशन, अ lunatic is not incompetent to testify unless is prevented by his lunacy from the understanding the question put him to giving the rational answer to him. एक्सप्लेनेशन दे दिए कि नंबर वन, एक अब सिर्फ इसी पर ये कह दिए ये पागल है, इसी बुनियाद पर उसकी गवाही को जो है ना वो रद्द नहीं किया जाएगा, अनलेस कि भाई उसको सिर्फ दौरे पड़ दे, दौरा पड़ा ख़त्म हो गया, दोबारा से वो रैशनल बन गया। हाँ, अब ये है कि जिस वक्त फैक्ट्स सर्कम जिस वक्त अब वो वकूआ होता, कमीशन ऑफ ऑफेंस हुआ था, क्या उस वक्त उसको दौरे पड़ रहे थे या नहीं पड़ रहे थे। बहरहाल ये तो एक्सप्लेनेशन की बात है, लेकिन यहाँ अपने MCQ आ सकता है, वो क्या आ सकता है, कौन बंदे जो है वो गवाही दे सकते हैं। वो कहेगा कि एक जो बंदा है कि जो परजरी का शिकार हो गया, क्या वो गवाही दे सकता है, अनलेस नीचे MCQ देगा ही अमेंड हिज वे, ही रिक्वालीफाई, या क्या कहते हैं दोबारा से उसने तौबा तरफ ये नन्नब दी, वही अमेंड हिज वे, उसने अपना रास्ता अगर चेंज कर दिया तो वो गवाही दोबारा दे सकता है। अच्छा जी, आगे हम पढ़ेंगे, इसके साथ 17 पढ़ लेते हैं, फिर ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आएंगे। 17 जी कौन पढ़ेगा जी, किसके पास है, किसने कानून शहादत अभी खोला हो? आपने खोला हुआ है कानून शहादत? जी जी आप पढ़ें। The competence of a person to testify and number of witnesses required in any case can आपने be खोला? determined पढ़े पढ़े पढ़े। in accordance with injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah. Unless otherwise provided, any law relating to the enforcement of hudud or any other special law, in matters pertaining to financial or future obligations, to use to writing, the instrument shall be attested by 2 men or 1 man and 2 women, so that one may remind the other if necessary, and evidence shall be led accordingly. And in all other matters, court may accept or act on the testimony हाँ जी पढ़े पढ़े। of 1 man or 1 woman or such other evidence as the circumstances of the case may warrant. ठीक है जी, क्या बात हुई है इसमें जी? इसमें क्वांटिटी की बात आ गई, कल तो क्वालिटी की बात कर ली हमने, कौन कौन एज अ विटनेस टेस्टिफाई देने आ सकता है। अब कितने आएंगे ये 17 बता रहा है। अच्छा जी, ये बता रहा है जी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और फ्यूचर ऑब्लिगेशन, इसमें इन दोनों में एक में वो अंगूठा साइन करेगा और यहाँ 2 औरतें करेंगी। इसके अलावा कोई भी और कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई काम हो रहा है जिसमें फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं है, फ्यूचर ऑब्लिगेशन में जैसे मुआहदा कर रहे हैं कि ये अगर आपने ये किया तो इतने देने के आप पाबंद होंगे, फ्यूचर ऑब्लिगेशन लगा दी, तो उसके अंदर इस तरह के मामला के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अंदर एक मैन और वूमेन, और इसके अंदर एक मैन और एक वूमेन, इसके अलावा कोई भी आप काम कर रहे हैं तो वहाँ एक मर्द और एक औरत। ये एक सवाल आ जाता है तो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के अंदर जो है के अंदर तो एक मैन और 2 वुमेन होते हैं। इसके अलावा जो है अगर कोई एज ए विटनेस पेश होंगे, अगर उसमें करनी तो उसमें कितने होंगे, 2 वुमेन, 1 वुमेन, इस तरह करके पूछ सकते हैं। बस आपने ये करना है, इतना याद रखना, फ्यूचर ऑब्लिगेशन और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और फ्यूचर ऑब्लिगेशन के अंदर एक मर्द और 2 औरतें। इसके अलावा जितने भी काम है सब में एक मर्द, उसमें सब बराबर है, बस इसके अंदर। और तीसरा हदूद के अंदर जो है औरत की गवाही एडमिसिबल नहीं, ये एक स्पेशल लॉ उसमें बता दी। इसमें ये कहाँ बताया हुआ है, आर्टिकल 17 का जो सब क्लास 2 है उसने कहा हदूद ऑर्डिनेंस प्रोवाइडेड, अगर स्पेशल लॉ ने जैसे बता दिए वैसे अगर करना है तो वहाँ लिखा हुआ हदूद ऑर्डिनेंस तो औरत की वहाँ गवाही नहीं होगी, नॉन मुस्लिम की भी नहीं होगी, हदूद के अंदर नॉन मुस्लिम की भी नहीं होगी। अच्छा ये आ गया, बस इतना ही सही, इसको सिंपल खींचने की ज़रूरत नहीं है, ये 2 हो सकती है कि नहीं हो सकती। कोई ऐसे हालात आ जाए जहाँ मर्द मिल ही नहीं रहे तो वहाँ क्या करेंगे जी, कुछ ऐसे काम जो प्योरली और औरतों के हैं, वहाँ अगर मर्द का तो काम ही नहीं, वहाँ सिर्फ क्या औरतें ही दे सकती हैं, वहाँ औरत के बराबर होएगी।
जी बात बस ध्यान रखना है, फ्यूचर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और फ्यूचर ऑब्लिगेशन के अंदर अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी दस्तावेज कर रहे हैं तो उसके अंदर एक औरत होगी, एक मर्द होगा, और एक मर्द के बराबर जो है अगर आपको मर्द नहीं मिल रहा तो फिर आपने दो औरतों को प्रेफरेंस देनी है। पहले मर्द को ही प्रेफरेंस देनी है, तो मर्द ही मिल जाए, नहीं है तो फिर आपने दो औरतों करना है। वो क्यों करना है, लिखा हुआ लॉ ने कि वो एक हो तो वो रिफ्रेश हिज माइंड, ये लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि सो वन में रिमाइंड द अदर, एक जो है दूसरे को याद दिला दे, बस इतने, इसके अलावा आपने ज़्यादा नहीं इसमें करना कि वो क्या है क्या नहीं। ठीक है जी, क्लियर है फोकर साहब, क्लियर है? हाँ। फ्यूचर ऑब्लिगेशन के अलावा कितनी औरतों की गवाही होनी चाहिए जी? फ्यूचर ऑब्लिगेशन के अलावा अगर कोई औरत दे रही है कितनी? हाँ, वन मैन और वन, बस ठीक है, बस ये कर सकता। अब हम आगे चलते हैं, ये इसमें से एक MCQ हमारा हो गया। देखिए मैं साथ साथ निकाल रहा हूँ, डेफिनेशनों से 2 MCQ हो गए, तो मैंने 2 या 3 अपने कर लिए। अब आ जाते हैं प्रिविलेज कम्युनिकेशन। प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्या है? एविडेंस, हमने कहा कि कोई भी वो चीज़ जो हवासे खमसा से परचेज की जाए हो, मिसाल के तौर पर अभी कोई यहाँ जो है ये जैसे प्रोफेसर साहब बैठे पड़े, उनका यहाँ साथ क्लाइंट आया, वो उसको बता रहा है कि जी मेरा ये मसला है, मेरा ये मसला आप हल करें, और साथ ही बता रहा हाँ मैंने जुर्म किया था, ये सारा बताया जा रहा है। तो हमारे खमसा से मैं परसीव कर रहा हूँ, सुना है मैंने और देखा भी है, तो ये क्या फैक्ट है कि नहीं है? और फैक्ट तो फिर मैं इसकी गवाही दे सकता हूँ इस चीज़ की, बताएं? दे सकता हूँ भाई, हाँ ये बता रहा था खोबर साहब को कि मैंने ही कत्ल किया हुआ है, तो सारा बता रहा था। जब उसका केस चलेगा कि मैं एज अ विटनेस इसमें आना चाहता हूँ, जी क्या कहना चाहते हैं? हाँ मैं यहाँ बैठा हुआ था, इसने माना ये, इसने खुद कन्फेशन किया था, तो आया क्या इनकी मेरी गवाही जो है एडमिसिबल होगी? क्या मेरी गवाही जो एडमिसिबल होगी? यस। तो हाँ, जनरल रूल तो यही कहता है यस। लेकिन यहाँ प्रिविलेज कम्युनिकेशन का जो चैप्टर है वो ये कहता है कि अगर कोई वकील को आप एक क्लाइंट आता है और अपनी बात बताता है, तो वो चाहे एडमिशन करे चाहे कन्फेशन करे बिफोर द कोर्ट, वो एडमिसिबल नहीं हो। तो ये है इसमें। मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो प्रिविलेज हासिल है उसको, तीसरा बंदा भी सुन ले तो ये नहीं कहेगा हाँ ये इसको ये कह रहा था, ये कह रहा था, ये कह रहा था। अब एक लाइट चलाते हैं। तो प्रिविलेज इस तरह यहाँ लिखा है, जैसे मजिस्ट्रेट की जो कम्युनिकेशन है वो प्रिविलेज है, नहीं याद है। इसके बाद जो है वो बात कर रहा है कि कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द मैरिज, इसके अलावा भी बात